Everyone, here I'm back with a video lecture और आज हम जिस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास है कॉजेज ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, अब सिम्टम्स जो आपके पास पहले आ रहे थे, जैसे हमने बाद में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि पेन आती है, डिस्कम्फर्ट है, सराउंडिंग टिश्यूज़ में सिम्टम्स आ रहे हैं, आपके न्यूरल टिश्यूज़ में आ रहे हैं, आपके जो रिप्रोड्यूस हो रहे हैं सिम्टम्स, हमने प्रोवोकेशन टेस्ट को डिस्कस किया था। तो अब हमने उन सिम्टम्स की कॉजेज़ का पता करना है कि उसका पाथवे क्या है। बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि मेजरली क्या वजह है जो सिम्टम्स को क्रिएट कर रही है वहाँ पे। ठीक है, तो बटलर की एक स्टडी थी जिसमें उन्होंने प्रपोज किया कि हमारे पास जो सिम्टम्स है ना वो आते हैं क्योंकि किसी टेंशन के रिजल्ट की वजह से। टेंशन क्या मतलब हो सकती है, कोई फोर्स एक्ट हुई है। ठीक है, अब कोई फोर्स किसी टिश्यू पे एक्ट हुई है तो नर्वस सिस्टम में एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स दे रही है कि आपको पता चले कि बेसिकली वहाँ पे क्या कॉज क्या थी उन सिम्टम्स को प्रोड्यूस कराने की। ठीक है, अगर तो कंप्रेशन आ रही है तो हमें उस कंप्रेशन को प्रिवेंट करना है नॉर्मल मोबिलिटी के थ्रू। ठीक है, मतलब अगर आप ये कहते हो कि हमारे पास किसी स्पेसिफिक, देखो अगर किसी रीजन पे हमारे पास कंप्रेशन की वजह से, वहाँ पे कंप्रेशन की वजह से अगर हमारे पास सिम्टम्स आ रहे हैं, हमने उस कंप्रेशन को प्रिवेंट करना है, नॉर्मल मोबिलिटी में लाना है। अब टेंशन के जो साइंस होते हैं ना वो आपको पता चलता है कि नर्व जो थी बहुत स्ट्रेस्ड होती है। ठीक है, अब स्ट्रेस होने की वजह से मतलब जहाँ पे कंप्रेशन आ रहा है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मेरे पास अगर मीडियन नर्व पे कार्पल टनल पे कंप्रेशन है तो उससे नीचे वाला जो रीजन है, मतलब डिस्टल रीजन, आपके पास हैंड का जो सारा रीजन है, यहाँ पे सिम्टम्स ज्यादा प्रोमिनेंट होंगे। ठीक है, ये हमें हमारे पास बताता है कि जो साइट ऑफ बेसिकली कंप्रेशन होती है ना, ठीक है, अबव द साइट ऑफ कंप्रेशन जो होती है, मतलब आप ये कह सकते हो कि अगर आपके पास हैंड वाले रीजन पे किसी जगह पे, मतलब फॉर एग्जांपल मैं वो कहती हूँ कि हैंड वाले रीजन पे अगर आपके पास कार्पल टनल वाले रीजन पे, या आप कहते हो कि रिस्ट के रीजन पे आप पे कंप्रेशन आ रही है, तो उसकी जो अबव रीजन है, ठीक है, मतलब आपके पास उन्होंने प्रॉक्सिमल भी कहा है लेकिन मेजरली डिस्टल रीजन पे आती है क्योंकि यहाँ पे जो मीडियन नर्व है वो डिस्टल रीजन को सप्लाई कर रही है। ठीक है, सो हमारे पास जो डिस्टल रीजन है वो हमारे पास क्या आ रहा है, वो हमारे पास आ रहा है हैंड। तो हैंड जो होगा बेसिकली वहाँ पे क्या होगी, वहाँ पे सिम्टम्स की प्रोमिनेंस, या आप ये कह सकते हो बहुत ज़्यादा जो होती है इफेक्ट आ रहा होगा। जैसे नमनेस हमने कहा, कार्पल टनल सीटीएस में हमारे पास नमनेस आ रही होती है, टिंगलिंग सेंसेशंस होती हैं, पेशेंट कंप्लेन करता है, उसको पेन होती है, स्वेरिटी पेन की ज़्यादा हो जाती है, कम होती है, डिफरेंट तरह से होता है। ठीक है, अब उन्होंने कहा रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट कैन बी फ्रॉम इन्फ्लेमेशन, वो रिस्ट्रिक्शन जो थी मूवमेंट की वो इन्फ्लेमेशन की वजह से भी हो सकती थी, स्कारिंग की वजह से भी हो सकती थी बिटवीन द नर्व। ठीक है, अब हमारे पास जाहिर सी बात है, हमने ये तो नहीं कहा ना कि रिस्ट्रिक्शन जो मूवमेंट में आ रही है। अब रिस्ट्रिक्शन ने क्या कहा कि रिस्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं है कि हमारे पास कोई स्पेसिफिक रीजन हो, समटाइम्स वहाँ पे अगर इन्फ्लेमेशन है तो उस रीजन पे रिस्ट्रिक्शन आएगी। अगर हमारे पास रिस्ट रीजन पे इन्फ्लेमेशन है तो जाहिर सी बात है हमारे पास उसके पाथवे के नीचे जो सारा पाथ डिस्टल रीजन है वो हमारे पास क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा और प्रॉपरली मूवमेंट नहीं कर पाएगा, तो रिस्ट्रिक्शन की मूवमेंट की रिस्ट्रिक्शन आएगी। ठीक है, और इसी तरह से अगर इन्फ्लेमेशन है या स्कारिंग है, स्कारिंग का क्या है कि मेजरली अगर कोई सर्जरी हुई है और सर्जरी के बाद वहाँ पे कोई स्कार डेवलप हो गया। ठीक है, स्कार्स और भी तरह के होते हैं, मतलब आफ्टर ट्रॉमा, लेकिन मैं मेजरली आपको बता रही हूँ कि आफ्टर एनी प्लास्टिक सर्जरी और एनी टाइप ऑफ सर्जरी अगर वहाँ पे स्कार रह गया तो वहाँ पे क्या होगा कि टिश्यू की टाइटनेस हो जाएगी, आपकी स्किन की टाइटनेस, आपके मसल्स की टाइटनेस, फेशियल की टाइटनेस, जिसकी वजह से आपके पास क्या होता है कि मेजरली कॉज या क्रिएट करता है ये आपके पास सिम्टम्स को। ठीक है, एंड द बिटवीन द नर्व, अब उन्होंने कहा स्कारिंग आ गई अगर बिटवीन द नर्व एंड द टिश्यू, नर्व या टिश्यू के बीच में, which it runs or from actual changes in the nerve itself। ठीक है, अब उन्होंने ये बात की आपको कि या तो नर्व होगी या टिश्यू होगा, टिश्यू के भी अंदर हो सकता है कि नर्व के इटसेल्फ, नर्व में अब खुद चेंजेस आ रहे हो। ठीक है, ये मेजरली डिफरेंट तरह से इसकी कॉजेज हो सकती है। हमने पहली कॉज डिस्कस की कि टेंशन। ठीक है, फिर हमने कहा कि साइट ऑफ कंप्रेशन, जिस साइड पे कंप्रेशन आ रहा है उससे नीचे डिस्टल पार्ट हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं। ठीक है, थर्ड वॉज के रिस्ट्रिक्शन है मूवमेंट की ड्यू टू इन्फ्लेमेशन और स्कारिंग। ठीक है, फोर्थ वन इज के कोई एक्चुअल चेंज आ गया नर्व में इटसेल्फ। ठीक है, अब नर्व का इटसेल्फ कोई एक्चुअल चेंज कैसे हो सकता है कि फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि हमारे पास कहीं पे ड्यू टू एनी सडन इम्पैक्ट, ठीक है, वहां पे भी ट्रॉमा हो सकता है, लेकिन नर्व डैमेज अंदर से हो गया, बाहर से टिश्यूज को कुछ नहीं हुआ, लेकिन नर्व इट्स सेल्फ डैमेज होगी, या ड्यू टू एनी नर्वस सिस्टम इशू
कि नर्व का जो प्रॉपर पाथवे था वो सही से नहीं रहा, वहाँ पे कहीं रिस्ट्रिक्शन आ रही है, तो वहाँ पे या सिग्नल प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो रहे, एक्शन पोटेंशियल प्रॉपर नहीं है, या डिफरेंट तरह से हमारे पास पाथवेज हैं जो खराब हो रहे हैं, जिसकी वजह से नर्व इटसेल्फ हमारे पास क्या कर रहा है कि इतने प्रॉपरली जो चेंजेस थे उनका पता नहीं चल सक रहा, या बाहर के किसी रीजन से नहीं आ रहा, तो फिर आप क्या करवाते हो, एनसीएस करवाते हो, तो आपको पता चलता है नर्व इटसेल्फ डैमेज हो गया, कहीं से प्रॉपर पाथवे जो है वो उसका नहीं हो रहा। ठीक है, ये हमारे पास मेजरली कुछ चीजें थी। ठीक है, अब ओके, अब उन्होंने ये बताया हमारे पास कि कैडावरिक या इन विवो अल्ट्रासाउंड इमेजिंग स्टडीज जो हमारे पास होती है ना, ठीक है, उनसे उन्होंने ये फाइंड आउट किया है कि बेसिकली वहाँ पे जो मूवमेंट या टेंशन किसी नर्व टिश्यू पे प्लेस हो रही है, ठीक है, मतलब किसी भी नर्व पे प्लेस हो रही है, वो मेजरली जो आपके पास अगर अपर एक्सट्रीमिटी है ना, तो उसके बाद उसका उसका रीज़न ये हो सकता है कि नेक के, शोल्डर के अपर एक्सट्रीमिटी की कोई मूवमेंट्स ऐसी हैं आप डेली लिविंग में एडियल्स में परफॉर्म करते हैं, या कोई पोस्चर ऐसा है जिसकी वजह से वहाँ पे प्रॉपरली प्रेशर या टेंशन बन रही है जो आपके पास एक्ट कर रही है कि वो नर्व टिश्यू को डैमेज कर रही है। ओके, तो मेजरली ये चीज़ आ रही थी कि उन्होंने डिफरेंट स्टडीज से ये फाइंड आउट किया है। ठीक है, लेकिन अभी भी यहाँ पे लैक ऑफ एविडेंस है कि जो हम न्यूरल टेंशन टेस्ट जो हमने टेस्ट ऑफ प्रोवोकेशन डिस्कस किए थे, बेसिकली यहाँ पे अभी भी इस चीज़ पे है कि ये कोई स्पेसिफिक या सेंसिटिव इंडिकेटर्स नहीं है। ठीक है, इन पे अभी भी स्टडीज चल रही हैं और अभी भी इनकी वैलिडिटी के बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं चल सका, लेकिन स्टिल यहाँ पे काम हो रहा है क्योंकि ये एक स्पेसिफिक एफिकेसी देते हैं, या इंटरवेंशन जब आप परफॉर्म करते हैं उससे पहले आपको एक आइडिया दे देते हैं बेसिकली कि हाँ यहाँ पे इशू है। ये मेजरली कुछ साइंस आपको पॉजिटिव साइंस बता देते हैं कि हाँ यहाँ पे इशू आ रहा है। इसलिए अभी हम ये नहीं कह सकते कि लिटरेचर में लैकिंग नहीं है, क्योंकि स्टडीज इसीलिए हो रही है क्योंकि लिटरेचर में लैकिंग्स हैं। ठीक है, और ये होती रहती हैं और ये होती रहेंगी क्योंकि हमारे पास हमने फाइंड आउट करते रहना है, जितनी एडवांस चीज़ें होती जाएंगी उसके साथ साथ फाइंड आउट भी करते रहना है कि हमारे पास बेसिकली रिसर्च इसलिए यूज़ करते हैं हम कि हमारे पास क्या कितनी सेंसिटिविटी कितनी वैलिडिटी आ रही है किसी टेस्ट की कि यहाँ पे स्पेसिफिक और सेंसिटिव इंडिकेटर्स अप्लाई है। तो मेजरली साफ सी बात ये थी कि एक न्यूरल टेंशन टेस्ट जो हम परफॉर्म करते हैं उसमें अभी भी ये फॉल्ट या डिफ़ॉल्ट है कि हमारे पास बेसिकली वो प्रॉपरली आइडेंटिफाई करता है या नहीं टेंशन सॉरी टेस्ट को सॉरी नर्व टिश्यू के डैमेज को, लेकिन ये है कि मेजरली काफ़ी हद तक ये फाइंड आउट कर देता है आपको और आपको एक आइडिया मिल जाता है रास्ता कि हाँ यहाँ पे इशू है। ठीक है, सो दैट वाज द मेजर थिंग। ओके, अब हमारे पास आ जाते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अब ये हमारे पास मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का क्या मतलब है, बेसिकली मैनेजमेंट हम जो टेक्निक्स अप्लाई करेंगे उनके पीछे बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, मतलब ये सारी चीज जो एट द एंड आपके पास मोबिलाइजेशन टेक्निक्स आपको बताएंगी कि आप उस नर्व को मोबिलाइज कैसे कर सकते हो, उसकी मोबिलिटी पे काम कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेजर प्रिंसिपल्स जो हम यूज करेंगे हमें ये याद रखने हैं कि इन चीजों के ऊपर ही आपने काम करना है मेजरली। ठीक है, सबसे पहली चीज आ जाती है आपके पास इंटेंसिटी ऑफ द मैनुअर शुड बी रिलेटेड टू इरिटेबिलिटी ऑफ टिश्यू। ठीक है, अब हमारे पास टिश्यू की इरिटेबिलिटी, ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है पेशेंट का रिस्पॉन्स, हमारे पास आ जाता है कि चेंजिंग कैसे आ रही है सिम्टम्स में, ये सारी चीजें आ जाती हैं हमारे पास मेजरली। ओके, जो हमारे पास बेसिक चीज़ें हैं ना, जैसे हमारे पास हमने इरिटेबिलिटी की बात की है, इरिटेबिलिटी एक बहुत मेजर फैक्टर है। ठीक है, मैं आपको कहती हूँ कि इरिटेटेड टिश्यू जो होता है ना उसकी हम इरिटेबिलिटी फाइंड करते हैं कि कोई मूवमेंट परफॉर्म करा के। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम डिफरेंट तरह से मूवमेंट्स परफॉर्म करते हैं, उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं उस टिश्यू पे, ठीक है, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि उस टिश्यू की इरिटेबिलिटी कितनी है। इरिटेबिलिटी का मतलब यह है कि वो कितनी बर्दाश्त कर सकता है उतने ऊपर कोई भी प्रेशर। ठीक है, हम उसको प्रोवोक करते हैं और चेक करते हैं कि वो कितना बर्दाश्त कर सकता है। इरिटेबिलिटी के कुछ टेस्ट होते हैं जो हम स्पेसिफिक परफॉर्म करते हैं, तो इरिटेबिलिटी जो चेक करते हैं ना बेसिकली किसी टिश्यू की, उससे आपको ये आइडिया होता है कि हमारे पास पता चल जाता है कि मेजरली आपके पास इशू किस टिश्यू का है। ठीक है, और उसमें कितना है। अब जितना ग्रेटर इरिटेबिलिटी होती है हम उतनी लाइट टेक्निक से स्टार्ट करते हैं। इरिटेबिलिटी का मतलब ये है कि जितनी जल्दी पेशेंट ये कहेगा ना कि मेरे जो टिश्यूज हैं वो
ये मेरे जो सिम्टम्स प्रोवोक हो गए या मेरे टिश्यू में पेन हो गया या कुछ भी, कोई भी अपने सिम्टम्स वो आपको बताना स्टार्ट कर देगा, आपको पता चल जाएगा इतनी जल्दी इरिटेबिलिटी आ गई, मतलब आपके पास स्वेरिटी इतनी ज्यादा है, ठीक है। तो हम उसकी बेसिस पे जितनी ग्रेटर इरिटेबिलिटी होती है हम मोर जेंटल टेक्निक को अप्लाई करते हैं वहां पे, ठीक है। सेकेंड वन वॉज द पेशेंट रिस्पॉन्स। पेशेंट रिस्पॉन्स इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। आपने पेशेंट्स समटाइम्स ऐसे होते हैं कि जैसे कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं ना जो आपके पास रिस्पॉन्ड नहीं करते, ठीक है, लेकिन आपको उसका फेशियल फीचर्स देखने होते हैं कि आइदर के वो वेल फील कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। आपको उसके फेस के एक्सप्रेशन से आइडिया हो जाता है मेजरली कि वो उसको दर्द स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ। सेकेंड थिंग, कुछ लोग कहते हैं कि बुरा लगता है कि वो रिस्पॉन्ड नहीं करते, वो पेशेंट वो कहते हैं कि डॉक्टर को बुरा ना लगे या अजीब ना लगे, तो पेशेंट जो होता है वो आपको बताता ही नहीं है, रिस्पॉन्ड नहीं करता, ठीक है। तो आपने इस चीज को बहुत माइंड में रखना है कि समटाइम्स पेशेंट अगर मुंह से नहीं कह रहा तो आपने उसके फेशियल फीचर्स या एक्सप्रेशन से पता करना है कि आपके पास पेशेंट का रिस्पॉन्स क्या है, ठीक है। थर्ड वन इज चेंज इन सिम्टम्स। क्या होता है चेंज इन सिम्टम्स का? क्या है, कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं, रिदम में चेंज हो रहे हैं, आता जाता है, इंटरमीडियंट है, या आपको चेक करना होता है कि हमारे पास सिम्टम्स। सेकेंड वन इज चेंज इन सिम्टम्स का एक और मतलब जो होता है वो हमारे पास ये है, जैसे आपने कोई टेक्निक अप्लाई की तो उसके बाद उसकी स्वेरिटी ज्यादा बढ़ तो नहीं गई या कोई कम तो नहीं होगी, ये आपने चीजें नोटिस रखनी होती है, ठीक है। इसकी बेस पे आप जो होती है मैनेजमेंट जो टेक्निक्स है वो अप्लाई करते हो। सेकेंड वन इज द इफ द रिस्ट्रिक्शन इज प्राइमरली टेंशन, ठीक है। अब प्राइमरली हमारे पास टेंशन, अगर हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है तो हम स्ट्रेच फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, किसी भी टिश्यू के ऊपर जहां पे रेजिस्टेंस आ रही है 15 से 20 सेकेंड के लिए। 15 to 20 सेकेंड एक्सटेंडेड टाइम है, अगर आपने ज्यादातर सुना हो, एक्सटेंडेड टाइम है, ठीक है, हमारे पास, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे पास हम कोई स्ट्रेच फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिलीफ आता है पेशेंट में, लेकिन यहाँ पे फोर्स टेंशन होनी चाहिए, ठीक है। मेजरली आपके पास जो फोर्स है वो टेंशन होनी चाहिए, उस बेस पे आप स्ट्रेच फोर्स अप्लाई करोगे, ठीक है। आपके पास अगर ऑलरेडी कंप्रेशन है और आप स्ट्रेच दे रहे हो, समटाइम्स वहां पे इंक्रीज कर रहे हो पेन को, ठीक है, तो वो उस केस में कंडीशन जो होती है वो ज्यादा खराब हो सकती है। तो आपने इन चीजों को, कुछ मेजर पॉइंट्स को नोटिस रखना होता है कि प्रॉपरली कि आपने वहां पे टेंशन अप्लाई हुई भी है या नहीं, ठीक है, या कोई या डिफरेंट तरह से कोई और स्ट्रक्चर्स हैं या किसी और तरह से, या आप ऑपोजिट डायरेक्शन में तो नहीं देने लग गए। तो ये चीजें आपने मेजरली देखनी होती है, ठीक है। हैंड फॉर 15 to 20 सेकेंड्स का मतलब यह है कि आपने उसको उसी पोजीशन में रोक के रखना है, ठीक है, फिर आपने उसको रिलीज करना है, फिर आपने देना है, फिर रिलीज करना है। ये रिपीटेटिव होता है सेवरल टाइम्स, ठीक है। जैसे हमारे पास स्ट्रेचिंग के हमने चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है, स्ट्रेचिंग के चैप्टर में हमने काफी टाइम में डिस्कस किया किस तरह से आपने स्ट्रेचेस देने हैं डिफरेंट तरह से। यहाँ पे भी हम डिस्कस करेंगे कि इसके स्पेसिफिक स्ट्रेचेस कैसे देते हैं, ठीक है। Neurological symptoms of tingling or increased numbness should not last when the stretch is released, ठीक है। अब हमारे पास अब ये एक मेजर आपने चीज देखनी है, ठीक है। अब ये आपने देखना है कि न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जैसे टिंगलिंग हो गई या नमनेस हो गई, ठीक है, जैसे मैंने सीटीएस की बात की थी ना, कार्पल टनल सिंड्रोम की, उससे नीचे वाले पोर्शन में नमनेस आती है, टिंगलिंग आती है। अब अगर आपने स्ट्रेच दिया है और अगर उसकी पेन या न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जैसे टिंगलिंग या नमनेस जो है वो ज्यादा देर तक है, तो इसका मतलब वो स्ट्रेच जो है वो रिलीविंग नहीं है पेशेंट के लिए, ठीक है। वो उसका जो पेन है वो कम नहीं कर रहा बल्कि वो बढ़ा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि ये स्ट्रेच प्रॉपरली नहीं दिया गया, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड वन, आपने कोई पॉइंट मिस कर दिया या कोई चीज स्किप कर दी जिसकी वजह से आप प्रॉपर डायग्नोस नहीं कर सके। थर्ड वन इज कि स्ट्रेच जब आपने दिया है तो एक्सेसिव दे दिया है, ठीक है। थर्ड वन इज द मेजर वन, आप एक्सेसिव स्ट्रेचिंग नहीं देते। जहाँ पे आपको लगता है ना कि आप 15 to 20 सेकेंड्स भी ज्यादा हो रहे हैं, आप 10 सेकेंड से ऊपर नहीं जाते, ठीक है। ऐसे मेजर फैक्टर्स काफी बार हुआ है कि पेशेंट को मैंने देखा है कि ज्यादा स्ट्रेच देने की वजह से उसकी पेन इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। सो आपने अमाउंट कम कर देनी होती है सेकेंड्स की, ठीक है। 15 to 20 एक स्टैंडर्ड है, लेकिन पेशेंट की कंडीशन अलग तरीके से आपके पास प्रेजेंट होती है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी होता है, हमने ये काफी बार डिस्कस किया है, ठीक है। सो आपने इस चीज को नोटिस रखना होता है और फिर आपने स्ट्रेच को जल्दी रिलीज कर देना होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक्स रिक्वायर पोजिशनिंग द इंडिविजुअल एट द पॉइंट ऑफ टेंशन, ठीक है। ये हमारे पास मेजरली होता है कि हमारे पास जहाँ से सिम्टम्स शुरू हो रहे हैं ना, जैसे पेशेंट कहता है हाँ मुझे यहाँ से दर्द स्टार्ट है, आपने उसी पोजीशन में वहीं पे उसकी पोजीशन अडेप्ट करानी है, ठीक है।
फिर आपने क्या करना है, आइदर पैसिवली और एक्टिवली पेशेंट का एक जॉइंट मूव करना है, ठीक है, जैसे पैटर्न हम मूव करते हैं। ओके हमारे पास स्लाइटली सा स्ट्रेच आए, फिर उसको रिलीज करना है टेंशन को, फिर स्ट्रेच दिया, फिर रिलीज किया। ये डिफरेंट तरह से पोजीशनिंग डेवलप करके होता है, क्योंकि हम जो आपको यहाँ पे बुक में भी बताया जाता है, जो आपको सिखाया जाता है कॉलेजेस में, वो एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, लेकिन पेशेंट की कंडीशन है, एक इंडिविजुअल पेशेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। तो समटाइम्स आपको खुद क्रिएट करनी पड़ती है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है टेंशन, या यहाँ से स्टार्ट हो रही है पेशेंट की कंडीशन खराब होना, तो आपने इस चीज को बहुत नोटिस रखना होता है, ठीक है। Moving different joints in the pattern while maintaining the elongated position on the other joint changes the forces of nerve, ठीक है। ये हमारे पास चीज यही सेम है, ठीक है, कि अगर आप डिफरेंट जॉइंट्स को मूव कर रहे हो एक पैटर्न में, और आप एक पोजीशन एलोंगेटेड पोजीशन भी रख रहे हो दूसरे जॉइंट्स की, तो ये हमारे पास फोर्सेस को चेंज कर देती है किसी भी नर्व के ऊपर, ठीक है। यही काम करती है स्ट्रेचिंग मेजरली, ठीक है। ये क्या करती है कि आप एक तो स्ट्रेच दे रहे हो, ठीक है, स्ट्रेच देने के साथ साथ आप क्या कर रहे हो, डिफरेंट जॉइंट्स को भी टारगेट कर रहे हो, ठीक है। थर्ड वन इज की फोर्सेस रिलीज हो रही है, ठीक है, जो उस पर फोर्सेस इफेक्ट हो रही थी वो रिलीज हो रही है काफी हद तक, ठीक है। तो मेजरली जो कॉन्सेप्ट आ रहा है ना स्ट्रेचिंग का, वो यही होता है, ठीक है। After several treatments and tissue response is known, the patient is self stretching, ठीक है। अब हाँ मेजरली ये भी होता है कि हमारे पास ना इन रीजन्स में जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, वहाँ पे आप क्या करते हो कि 3 to 4 सेशंस या 1 वीक का सेशन दिया, फिर आप उसको गाइड करते हो कि वो सेल्फ स्ट्रेचिंग करे, ठीक है। सेल्फ स्ट्रेचिंग के बाद अगर पेशेंट कंप्लेन करता है या पेशेंट को आप गाइड करते हो कि उसको पेन की कंप्लेन होती है, तो आप फॉलो अप लो, ठीक है। अदरवाइज वो सेल्फ स्ट्रेचिंग कंटिन्यू रखे मिनिमम ऑफ 2 वीक्स, फिर उसके बाद वो आके फॉलो अप ले सकता है। लेकिन उसके लिए भी बेटर ये है कि वो जितना हो सकता है वो सेल्फ स्ट्रेचिंग करे, ठीक है, लेकिन तब जब उसकी पेन काफी हद तक रिलीव हो चुकी है, ठीक है। आफ्टर सेवरल ट्रीटमेंट्स और टिश्यू रिस्पॉन्स हमारे पास हम देखते हैं कि बेसिकली अब पेशेंट तैयार है सेल्फ स्ट्रेचिंग के लिए या नहीं, फिर उसको सेल्फ स्ट्रेचिंग सिखाई जाती है, और सेल्फ स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी होती है। एज ए ह्यूमन बीइंग आपको भी न्यूरल टिश्यू का इशू हो सकता है, या नर्व्स का इशू हो सकता है, या नर्व में इरिटेबिलिटी आ सकती है, आप लोग भी मतलब सेल्फ स्ट्रेचिंग सीख के अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हो। आपको आइडिया होना चाहिए कि सेल्फ स्ट्रेचिंग क्या होती है, तो मेजरली आपके लिए इजी हो जाती है चीज़ों को देखना, ठीक है। सो ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल थे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है, और हम स्लाइटली सी इनकी देखेंगे, लेकिन ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं सारे, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को नोटिस रखना है कि स्टैंडर्ड है, पेशेंट के अकॉर्डिंगली इसकी वेरिएशन आ सकती है, ओके। सो ये मेजर चीज़ें हो सकती हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो।